हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस इन सी लैंग्वेज। आज हम सबसे पहले देखेंगे इंस्ट्रक्शन क्या होता है, फिर हम देखेंगे डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। इंस्ट्रक्शंस को हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं तथा इंग्लिश में इसको हम सेंटेंस बोलते हैं तथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन्हें हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? कमांड होते हैं कि हमें कंप्यूटर से क्या काम करवाना है, वो उन्हें ही हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनके काम करने के आधार पर और उनके मीनिंग के आधार पर उसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो हैं, पहला है इसमें डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, फिर है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, थर्ड है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड फोर्थ है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। जो डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आज की क्लास में हम देखेंगे और नेक्स्ट को हम अगली क्लासेस में देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, डेटा टाइप मतलब डेटा किस तरीके का है, जो हम किस टाइप का डेटा हम काम में लेंगे। तो वो है इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे इंट लिखा है, कैरेक्टर को कैर, फ्लोटिंग पॉइंट को फ्लोट लिखा है। लास्ट क्लास में हमने इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट की बात की थी। ये वही है। इंटीजर को हमने यहाँ पे शॉर्ट में इंट बोल दिया है, कैरेक्टर को कैर, फ्लोट को रियल नंबर को फ्लोट बोला है। जो हमारा डेटा टाइप है इन 5 के अलावा भी होते हैं, लेकिन उनको हमें खुद बनाना पड़ता है। मीन्स हमारा डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है सेकंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप ये 5 हैं, उसमें से हम फर्स्ट 4 को ही आज की क्लास में देखेंगे, वही हम फंक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे। अब हम देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। ऐसे शब्द जो कीवर्ड भी हैं तथा डेटा टाइप भी, उन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कीवर्ड्स, और यही वो टेबल थी जिसमें हमने कीवर्ड्स देखे थे। तो हमने देखा था सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड जिनके मीनिंग पहले से ही फिक्स हो, वो कीवर्ड कहलाते हैं। उनको हम किसी वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। तो जो यहाँ पे ये हाईलाइटेड 5 कीवर्ड्स हैं, ये हमारे क्या हैं? डेटा टाइप हैं। और ये डेटा टाइप हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब इनको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं वो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स में देखते हैं। जो हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स होते हैं वो कंपाइलर के लिए होते हैं। कंपाइलर में मैंने देखा था एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सॉरी, इसमें हमने फर्स्ट लाइन में देखा इंट a b असाइन 5 लिखा है। फिर हमने यहाँ पे ये जो सिंबल है इसको हम सेमीकोलन बोलते हैं। जब हमें सेम टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं तो उसको हम एक लाइन में कोमा लगा के डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया है। हमने a और b दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, उसको हमने एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया है। ये डिक्लेरेशन हम क्यों करते हैं? ये कंपाइलर के लिए है। जैसे एक एग्जांपल है, हमें 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाना है, तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि जो हमें नंबर ऐड करने हैं वो किस टाइप के हैं। मीनिंग कहने का मतलब है कि जो हमें 2 नंबर ऐड करने हैं तो वो इंटीजर टाइप के हैं या रियल टाइप के हैं, या कह सकते हैं एक नंबर इंटीजर है और दूसरा रियल टाइप का है। तो हमें बताना पड़ता है। तो उसको हमें बताने के लिए हमें क्या करते हैं, उनको हम डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने का मतलब होता है घोषणा करना। हमने कंपाइलर को बता दिया है कि हम इन वेरिएबल्स को हमारे प्रोग्राम में यूज़ में लेने वाले हैं। और लास्ट क्लास में हमने देखा था वेरिएबल्स, ये
हमारे क्या हैं, ए और बी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं, प्रोग्राम को जिसे हमने दो नंबर को ऐड करना है, तो डेटा स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस मेमोरी लोकेशन को ही हमने जो नाम दिया है उसी को हमने वेरिएबल बोलना है। तो यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन को जो नाम दिया है उसको हमने ए वेरिएबल बोल दिया, इस मेमोरी लोकेशन को जो नाम दिया है उसको हमने बी वेरिएबल बोल दिया। सेम इसी तरीके से ये हमारे इंटीजर के लिए था, और अगर हमें रियल टाइप का वैल्यू चाहिए या वेरिएबल चाहिए तो उसको हम रियल के लिए हमारी सी लैंग्वेज में उसको हम फ्लोट डेटा टाइप से डिक्लेयर करते हैं। हमें लिखना होता है फ्लोट और फिर हमारे रियल वेरिएबल का नाम, मतलब जिसमें ऐसा वेरिएबल जिसमें हम दशमलव भी लगाने वाले हैं, जैसे 2.5। तो यहाँ पे के उस मेमोरी लोकेशन का नाम है जहाँ पे हम रियल डेटा स्टोर करने वाले हैं। ऐसे ही के शॉर्ट फॉर्म में कैरेक्टर की, तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, CH और M, और फिर है हमारा डबल भी रियल नंबर्स के लिए होता है। ये आपका डेसिमल के बाद में डिजिट्स को इंक्रीज करने के लिए काम आता है। इसके लिए D1 हमने वेरिएबल का नाम दिया है। ये जहाँ पे हम रियल वैल्यू स्टोर करने वाले हैं उस मेमोरी लोकेशन का नाम हमने दिया है D1। अब इन मेमोरी लोकेशंस को देख के आपको तो कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे जो हमारा कैरेक्टर है वो 1 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है, जो इंटीजर है वो 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, जो फ्लोट है वो 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, और डबल 10 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। इस साइज़ को देख के भी हमें आइडिया लग रहा है कि कैरेक्टर की साइज़ सबसे कम है, फिर इंटीजर की है, फिर फ्लोट की है, और फिर डबल की साइज़ सबसे ज़्यादा है। ये जो हमारे स्टेटमेंट है ये डेटा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ये भी हमारा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। ये सारे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ हमने इन स्टेटमेंट के थ्रू 6 वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। इनको हम एक लाइन में नहीं लिख सकते सबको। सेम टाइप के वेरिएबल अगर हमें, जैसे हमने यहाँ पे ए बी लिखा है, अगर 5 वेरिएबल इंटीजर टाइप के डिक्लेयर करने हैं तो हम कोमा लगा के 5 वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पर सेम अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को हम सेम लाइन में मेंशन नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब है मैं यहाँ पे इंट ए कोमा बी कोमा फ्लोट के नहीं लिख सकती, वो हमारी एरर आएगी। फिर हमने यहाँ पे बी असाइन 5 लिखा है, तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम हम उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है बी असाइन 5, मतलब जो हमारी ये मेमोरी लोकेशन है हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है 5। जो हमारा ये असाइनमेंट का काम है ये हम बाद में भी कर सकते हैं और डिक्लेरेशन के साथ में भी कर सकते हैं। इसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। मीन्स हमने बी को 5 से इनिशियलाइज कर दिया है, और जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, असाइन नहीं करते हैं कोई वैल्यू, तो वहाँ पे अनप्रेडिक्टिव वैल्यू होती है, मतलब जिसको हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू है। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी पर हमें उसके पता नहीं है वो क्या वैल्यू है, तो उसको हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। ये थे हमारा सारा डेटा टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में। जो हमारा अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे सी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो स्टैंडर्ड जो इनपुट डिवाइस है वो हमारी कीबोर्ड है, और जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है वो हमारा मॉनिटर है। इनपुट डिवाइस में हम माउस वगैरह भी काम में ले सकते हैं, और ऐसे ही आउटपुट डिवाइसेस में हम प्रिंटर भी काम में ले सकते हैं। पर बेसिकली हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम कीबोर्ड का ही यूज़ में लेते हैं। तो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, और जो हमारा आउटपुट है वो मॉनिटर पे दिखाई देता है, इसलिए हमारी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। अब हम देखते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रिंटफ एक कीवर्ड नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि प्रिंटफ क्या है, कीवर्ड है, जबकि प्रिंटफ कीवर्ड नहीं है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है।
प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन हम कह सकते हैं एक पीस ऑफ कोड होता है कि हम एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो हमारा फंक्शन कहलाता है। और प्री डिफाइंड का मतलब कि ये सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफ़ाइन किया हुआ है, पहले से ही कोडिंग करके रखा हुआ है। इसको हमें सिर्फ यूज़ में लेना है, इस फंक्शन को हमें बनाना नहीं है। कोई फंक्शन, कोई वर्ड फंक्शन है या नहीं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिस भी वर्ड के आगे ये स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा होता है, वो हमारा फंक्शन कहलाता है। जो हमारा printf है, नाम से पता चल रहा है प्रिंट करने के काम आता है। जैसे हमारा प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, वो क्या करता है, जो हमारा आउटपुट आता है उसको प्रिंट करता है हार्ड कॉपी पे। लेकिन हमारा प्रिंटर फंक्शन जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम करता है। जो हमारा प्रिंट एफ है, तो प्रिंट और एफ के बीच में यहाँ स्पेस नहीं है, ये साथ में ही लिखा जाता है। और प्रिंट एफ का पी स्मॉल ही होना चाहिए, यहाँ पे ये गलती से कैपिटल पी लिखा हुआ है, स्मॉल पी ही होना चाहिए। और इसके बाद में पैरेंथेसिस और एफ के बीच में भी स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ प्रोग्राम में एरर आती है। और सी हमारी केस सेंसिटिव होती है, मतलब कैपिटल लेटर का अलग मीनिंग निकलेगा और स्मॉल का अलग मीनिंग निकलता है, तो इसको हमें स्मॉल में ही लिखना है। और जो प्रिंट ऐप है उसमें हम दो टाइप के मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। एक तो जो हमने टेक्स्ट लिखा है प्रिंट ऐप के अंदर, उसको एज इट इज़ प्रिंट करवा दो। और एक है जो हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा है और कोई वैल्यू है वेरिएबल की, उसको हमें प्रिंट करवाना हो। तो पहले दोनों को हम देखेंगे वन बाय वन। पहले हम टेक्स्ट को एज इट इज़ कैसे प्रिंट करवाते हैं ये देखते हैं। जब हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमने यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के लिए हम टर्बो C++ काम में ले रहे हैं। फिर हमने लिखा है मेन, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है, फिर हमने लिखा है CLR फिर हमने लिखा है printf। तो हम पहले देखते हैं printf। यहाँ लिखा है printf, फिर पैरेंथेसिस में लिखा है, डबल कोट्स लगा के ध्यान रखना है, यहाँ डबल कोट्स लगाना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। यहाँ पे कुछ भी लिखा, जैसे यहाँ लिखा होगा सौरभ शुक्ला, तो जो भी हमने डबल कोट्स में लिखा है printf के अंदर वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और printf के बाद में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज एरर आती है। एक बार हम आउटपुट देखते हैं, फिर वापस आके ये देखते हैं मेन CLR गेट ch क्या है। ये जो देखो आउटपुट, ये हमारे आउटपुट स्क्रीन में, इसमें हमने क्या प्रिंट हुआ है, सौरभ शुक्ला। क्यों? क्योंकि हमने प्रिंट एफ में डबल कोट्स में लिखा था सौरभ शुक्ला, तो जो डबल कोट्स में हम लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे मैंने बताया था जो भी वर्ड जिसके आगे पैरेंथेसिस लगे होते हैं वो हमारा क्या होता है, फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे मेन भी एक फंक्शन है, CLR भी एक फंक्शन है, प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, और गेट ch भी एक फंक्शन है। अब वन बाय वन देखते हैं ये क्या काम करता है। CLR इसको हम बोलते हैं क्लियर का CLR लिया है, स्क्रीन से SCR लिया है। CLR है क्लियर स्क्रीन, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के काम आता है। अगर हम CLR नहीं लगाते हैं और अगर हम प्रोग्राम को सेकंड टाइम रन करते हैं तो हमें लास्ट जो हमने रन किया था वो आउटपुट भी दिखता है, साथ साथ अभी जो रन किया है वो आउटपुट भी दिखता है। तो इसलिए हम CLR से फंक्शन काम में लेते हैं। और CLR जो हमारा फंक्शन है ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब इसका ये पहले से डिफ़ाइन करके हमारे सी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। और जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो उनको बना के रखा हुआ है ऐसा कोड जो हमारा फ्रिक्वेंटली यूज़ आ रहा है, जिससे हमारा वो स्क्रीन क्लियर करना है तो हर प्रोग्राम में होगा, कुछ प्रिंट करना है तो हर प्रोग्राम में प्रिंट करना है। इसलिए कुछ फंक्शंस हैं वो पहले से ही डिफ़ाइन करके सी के लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, उसको हमें सिर्फ यूज़ में लेना है। ऐसे ही है गेट ch, मतलब गेट का मतलब है लेना, ch का मतलब है कैरेक्टर, मीन्स कैरेक्टर लेना। तो गेट ch भी एक फंक्शन है, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसका क्या काम होता है, एक कैरेक्टर लेना, मतलब इनपुट लेगा ये। बेसिकली ये फंक्शन का काम तो एक कैरेक्टर लेना है, पर ये फंक्शन हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है कि अगर हम गेट ch नहीं लिखते हैं तो हमारी आउटपुट स्क्रीन
होल्ड नहीं होती है, वो ब्लिंक करके चली जाती है, हमें आउटपुट दिखाई नहीं देता। तो जब हम गेट सी एच लगाते हैं तो जब तक हम एक कैरेक्टर प्रेस नहीं करते हैं, एक कैरेक्टर नहीं देते हैं, तब तक हमारे आउटपुट स्क्रीन दिखती रहती है। और जैसे ही हमने कोई भी कैरेक्टर प्रेस किया, कोई भी एक की प्रेस की, तो गेट सी एच फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसको एक कैरेक्टर मिल जाता है और वो हमारे आउटपुट स्क्रीन वहाँ से हट जाती है। तो बेसिकली गेट सी एच यहाँ पे हमने आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ में लिया है। पर गेट सी एच फंक्शन का काम आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना नहीं है, गेट सी एच का काम है एक कैरेक्टर लेना। इसलिए जब तक हमने एक कैरेक्टर में या एक की प्रेस नहीं की, तब तक स्क्रीन को होल्ड करके रखा। मीन्स ये एक इनपुट की डिमांड कर रहा था। ये जो है हमारा कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये प्रोग्राम के स्टार्टिंग और एंड को दिखा रहा है। जो मेन है ये भी हमारा फंक्शन है, ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमने इसको खुद ने डिफाइन किया है। जैसे ही हमने मेन लिखा है, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट किया है और बंद भी किया है, तो ये सब कुछ मेन की बॉडी में है। तो मेन एक ऐसा फंक्शन है जहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हमने मेन के बाद में यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया। सेमीकोलन का मतलब होता है कि हमने उस स्टेटमेंट को या उस सेंटेंस को वहीं पे कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे CLR के बाद लगाया है, तो मतलब हमारा स्टेटमेंट यहीं कंप्लीट हो गया है। प्रिंटफ के बाद में लगाया है, मतलब हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो हमने सेमीकोलन लगा दिया। ऐसे ही गेट सी एच के बाद में हमने सेमीकोलन लगाया, मतलब ये स्टेटमेंट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मेन के बाद में हम अगर सेमीकोलन यहाँ लगा देंगे तो मतलब मेन फंक्शन यहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो वो एक एरर है। क्यों? क्योंकि मेन में हमने ये सब कुछ मेन के अंदर डिफाइन किया है, तो मेन फंक्शन यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो मेन के बाद में हमें सेमीकोलन नहीं लगाना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हमने अभी बात की थी कि मेन जो प्रिंट है दो टाइप से काम करता है। एक तो हमने डबल कोट्स में जो लिखा है एज इट इज़ प्रिंट कर दो, और एक क्या था जो हमारा वेरिएबल की वैल्यू है या एक्सप्रेशन की वैल्यू है उसको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाना। तो अब हम प्रिंट टैब के थ्रू वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करवाते हैं उसको देखते हैं। मेन फंक्शन हमने यहाँ स्टार्ट किया है। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो पहले हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हमने अभी देखा था डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, और डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस किस लिए होता है? कंपाइलर के लिए होता है। तो हमें एक वेरिएबल काम में ले रहे हैं, तो हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि इस टाइप का वेरिएबल हम प्रोग्राम में यूज़ में लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा इंट a असाइन 4, b असाइन 5। इस लाइन के थ्रू हमने कंपाइलर को बताया है कि हम a और b इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल काम में लेंगे, और हमने साथ ही साथ उसमें उसकी वैल्यू भी असाइन कर दी है। एक में वैल्यू डाल दी है 4 और b में वैल्यू डाली है 5। सॉरी, अभी हम CLR फिर हम लगा रहे हैं CLR/SCR। अभी हमने बताया CLR/SCR एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमारी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के काम आता है। फिर हमने लिखा प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन क्या आता है? हमारे प्रिंटफ फंक्शन जो भी हमने प्रिंटफ के अंदर लिखा है उसको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने के काम आता है। अब हमने यहाँ लिखा है प्रिंटफ लगाया, पैरेंथेसिस लगाया, डबल कोट्स में लिखा है %d, फिर डबल कोट्स बंद करके कॉमा लगा के लिखा है a। यहाँ पे %d क्या है? %d कंपाइलर को बता रहा है कि एक किस टाइप का वेरिएबल है, उसकी क्या वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ %d को हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। तो इंटीजर नंबर्स के लिए %d काम में लेते हैं, रियल नंबर्स के लिए या फ्लोट के लिए हम %f काम में लेते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल के लिए हम %c काम में लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है %d लिख के कोमा लगा के a लिखा है। तो जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है वो a वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ना कि a। अगर मैं डबल कोट्स में सिंपल a लिख देती तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होता a, ना कि उसकी वैल्यू।
अगर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है तो डबल कोट में फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा, और इंटीजर के लिए होता है %d, तो %d लगा दिया है डबल कोट्स के अंदर। तो ये अब कोमा लगाने के बाद जो वेरिएबल लिखा है उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा के b लिख देती तो b भी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो अब क्या होगा, b की वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है a, तो ये क्या करेगा, a की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया है। यहाँ दिखा है वैल्यू ओ, इसकी वैल्यू कितनी आई है, a इज़ 4। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितनी थी, 4, तो 4 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे a की जगह b लिखती तो हमारा आउटपुट क्या दिखता, हमें यहाँ b की वैल्यू दिखाई देती, वो होती 5। जैसे अगर हमें दोनों को साथ में प्रिंट करवाना है तो मैं क्या लिखूँगी, जैसे डबल कोट्स में जो मैं लिख रही हूँ, जैसे वैल्यू ऑफ a इज़ %d एंड b इज़ %d डबल कोट 1 कोमा a b। तो ये हमें आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, वैल्यू ऑफ a इज़ %d की क्या देखेगा, जो फर्स्ट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है, 4, तो आएगा वैल्यू ऑफ a इज़ 4 एंड b इज़, सेकेंड वेरिएबल कौन सा है, b, उसकी वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ आएगा 5। तो अंत में आउटपुट पे दिखाई देगा वैल्यू ऑफ a इज़ 4 एंड b इज़ 5। ये देखो वैल्यू ऑफ a इज़ 4 एंड b इज़ 5। CLR SCR और गेट CH अभी मैं बता चुकी हूँ। अब अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है तो हम उसको इसी प्रोग्राम के थ्रू हम दो नंबर को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे सेम हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, a में 4 वैल्यू साइन की है, b में 5, फिर हमने लिखा सम ऑफ, जैसे हमें क्या लिखना होता है यहाँ पे, सम ऑफ a एंड b इज़ समथिंग, ऐसा कुछ लिखना है। तो हमें इसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे सम ऑफ %d पहला %d किसको देखेगा, a को, फर्स्ट वाले वेरिएबल को। तो a क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ 4 एंड %d, सेकेंड %d कौन सा है, b, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इज़, थर्ड है %d, तो थर्ड %d किस लिए है, a प्लस b के लिए। तो वो क्या है, a की वैल्यू थी हमारी 4, b की वैल्यू थी 5, तो 4 + 5 कितना हो गया, 9। तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे आएगा सम ऑफ 4 एंड 5 इज़ 9। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें कोमा लगा के लिखना है सिर्फ। जैसे हमने यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर b की वैल्यू, और फिर हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो आ गया सम ऑफ 4 एंड 5 इज़ 9। अभी हमने आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की बात की है। अभी तक प्रिंटफ फंक्शन था, वो हमारे आउटपुट को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा था, हम कह सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा था। अगर हमें अब इनपुट लेना हो यूज़र से तो उसके लिए हमारा फंक्शन काम आता है scanf। इसके आगे पैरेंथेसिस लगा रखा है, तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है, एक कीवर्ड नहीं है, और ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। scanf में s छोटा ही रहेगा जैसे printf में p। C केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो स्मॉल s और कैपिटल S में डिफरेंस होगा, और अगर आपने scanf में कैपिटल S लगाया है तो एरर आएगी। स्कैन और f के बीच में भी कोई स्पेस नहीं आएगा, और f और पैरेंथेसिस के बीच में भी कोई स्पेस नहीं आएगा। प्री डिफाइंड फंक्शन अभी मैंने बताया, वो ऐसा फंक्शन जिसको हमने डिफ़ाइन नहीं किया, जिसने सी लैंग्वेज बनाई थी उसी ने उसको डिफ़ाइन करके सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। जो हमारा स्कैनफ का जो सिंटैक्स है वो ये है। सबसे पहले डबल कोट में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, और फिर कोमा लगा के हम वेरिएबल का एड्रेस लिखते हैं। जैसे प्रिंटफ को याद रखने का तरीका है, प्रिंटर आउटपुट के काम आता है, तो स्क्रीन जो हमने प्रिंटफ के अंदर लिखा वो आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा था। ऐसे ही जो हमारा स्कैनर होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, तो ऐसे ही स्कैनफ फंक्शन है
वो क्या है, इनपुट लेने का काम करता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सेम प्रोग्राम, हमने एक प्रोग्राम लिया है, उसमें मेन हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, फिर हमने CLR लिखा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, इंट A और B, और A और B को हमने कुछ वैल्यू यहाँ जो डिक्लेयर किया था उसी टाइम पे उनको असाइन भी कर दी थी, मतलब उनको इनिशलाइज भी कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हमने उस वैल्यू को इनिशलाइज नहीं किया है, x की वैल्यू को। इसकी वैल्यू हम रन टाइम पे लेंगे। तो हमने यहाँ लिखा इस x की वैल्यू हम scanf फंक्शन के थ्रू रन टाइम पे लेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे scanf फॉर्मेट स्पेसिफायर, हमने देखा था इंटीजर के लिए क्या होता है %d, तो हमने लिखा %d, उसको डबल कोट्स में लिखा और कोमा लगा के यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स था उसमें एड्रेस ऑफ x, मतलब वेरिएबल का, वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल का एड्रेस यहाँ हमने लिखा है। तो जो वैल्यू हम एंटर करेंगे इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये इनपुट लेता है। तो जैसे ही जो वैल्यू हम एंटर करेंगे, तो मैंने मान लीजिए यहाँ वैल्यू एंटर की है 6, तो जो 6 है वो कहाँ चला जाएगा, जो वेरिएबल x है उसके एड्रेस पे चला जाएगा, मतलब उस वैल्यू उसकी जगह पे चला जाएगा। जो उसके लिए हमने मेमोरी लोकेशन बुक की है उसका कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। अब इसी x को हम यूज़ में लेते हैं, तो printf स्क्वायर ऑफ %d इज़ %d, मतलब यहाँ %d पहले प्रिंट होगा उस वेरिएबल जो कौन सा है x के लिए, उसकी क्या वैल्यू थी। तो जैसे मैंने मान लीजिए अभी एग्जांपल में लिया 6, तो स्क्वायर ऑफ 6 इज़ %d, इस वेरिएबल के x के लिए फर्स्ट %d और इसके स्क्वायर के लिए सेकंड %d। तो स्क्वायर कैसे होगा, x इंटू एक्स, और अब ये पहले वेरिएबल प्रिंट कर देगा फिर उसका स्क्वायर प्रिंट करेगा। आउटपुट देखते हैं। हमने पहले वेरिएबल एंटर, जैसे अभी यहाँ पे हमने वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल हमने एंटर किया है 5, फिर लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25। यहाँ पे scanf फंक्शन ने क्या किया है, वेरिएबल x में 5 वैल्यू स्टोर की है और फिर 5 एज इट इज़ प्रिंट किया है और फिर 5 का स्क्वायर इसने प्रिंट किया है। और जब हम इस आउटपुट स्क्रीन को देख रहे हैं तो हमें क्या एंटर करना है या क्या करना है वो समझ में नहीं आता है। अभी हम एक ही प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें एक नंबर एंटर करना है जिसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर ये सेम प्रोग्राम कोई और बनाएगा, उसको रन करना है, तो प्रोग्राम जब वो रन करता है तो उसको देख के समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, scanf के जस्ट पहले मैंने क्या लिख दिया है, printf एंटर ए नंबर। जैसा कि हमने देखा था printf 2 जगह काम आता है। एक तो जो आपने डबल कोट्स में लिखा है एज इट इज़ लिखने के लिए, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए, और सेकंड क्या काम आता है, जो वेरिएबल की वैल्यू या एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमने डबल कोट्स में लिखा है एंटर ए नंबर, तो ये एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो जब स्क्रीन आएगी, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, एंटर ए नंबर। तो जब कोई भी उस प्रोग्राम को रन करता है तो उनको समझ में आएगा कि हमें एक नंबर एंटर करना है, और आगे से प्रोग्राम सेम ही है। तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एंटर ए नंबर। तो जैसे हमने एंटर किया, क्या नंबर एंटर किया है 6, तो अब क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ 6 इज़ 36। ये इसका आउटपुट आ गया। तो ये सब कुछ था आज बेसिक के एक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं सी लैंग्वेज का, उसके बारे में। उसमें जो हमारे इनपुट आउटपुट कैसे देते हैं, printf आउटपुट के लिए काम आ रहा है, scanf इनपुट लेने का काम आ रहा है, ऐसे ही गेट ch फंक्शन क्या काम करता है, CLR फंक्शन क्या काम करता है। ये था बेसिक आज की क्लास के लिए। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।